नमस्कार आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश आजाद और मेरे साथ आज मौजूद हमारे खास मेहमान राजीव राय जो कि सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या सपा, सभी विपक्षी दल सूबे में अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका टारगेट है 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव। इन चुनावों में अपनी पार्टी की जीत निश्चित करने के लिए कोई भी दल है कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जी हाँ, साफ तौर से जो हम बता रहे हैं किस तरह से लगातार जो है भट्टा पार्सल में जो कुछ भी हुआ, तमाम तरह के हालात देखने को मिले, उसका अब राजनीतिक हलकों में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से व्यापक दृष्टिकोण जो है देखने को मिल सकता है। ग्रेटर नोएडा पार्सल में बिटोरों से मिली हड्डी और राख की अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जी हाँ, राहुल गांधी ने कल किसानों की हत्या की बात प्रधानमंत्री से ये बातें कही थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें राख की तस्वीरें भी दिखाई थी। राहुल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर हो रहा है अत्याचार और ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन के दौरान माया सरकार ने कई किसान नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। यूपी में गरमाई राजनीति। राहुल गांधी ने लगाया आरोप। चौहत्तर किसानों की हत्या का आरोप। महिलाओं के साथ बलात्कार का भी आरोप। 70 फुट गहरे गड्ढे में दबी है लाशों की राख। राहुल ने दिखाई 11 तस्वीरें। राख की होगी फॉरेंसिक जांच। आगरा के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होगी जांच। जी हाँ, कहीं ना कहीं भट्टा पार्सल में जो कुछ भी घटा उसका अब हर्ष देखने को मिल रहा है, उसके तमाम जो है राजनीतिक पहलू देखने को मिल रहे हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीएसपी, तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन सपा की जो है अब तक खुलकर इस पूरे मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद है मेहमान हमारे राजीव राय जी जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं सपा के। राजीव जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, भट्टा पार्सल में जो कुछ भी घटित हुआ भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर, उसको लेकर अब तक सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं कि प्रतिक्रिया नहीं आई। हमारे नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव जी सबसे पहले आए थे। ये और बात है कि हम नहीं, गिरफ्तारी के बाद नहीं, उसके बाद मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कई बार प्रतिक्रिया दिया हूँ। अखिलेश यादव जी ने भी प्रतिक्रिया दिया है, कल प्रेस विज्ञप्ति किया है, नेताजी ने बोला है। सवाल यह है कि मीडिया लेना किसको चाहता है, सवाल किसानों का नहीं है। ये बहुत अहम मुद्दा है और हम इस अहम मुद्दे पर जो अंताक्षरी खेली जा रही है, म्यूजिकल चेयर का गेम जो हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस से, हम इसमें शामिल नहीं होकर हम मुद्दों की तरफ बात करना चाहते हैं। अगर मुद्दों की बात है तो भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है, कई बार इस तरह के हंगामे हो चुके हैं, लेकिन किसानों की जो मांग है, किसानों की जो आवाज है, अब तक क्यों नहीं उठाई गई किसी भी पार्टी की ओर से? हम लगातार, समाजवादी पार्टी सदन में भी है, सदन के बाहर भी। आप सदन का रिकॉर्ड देखिए, राज्यसभा में प्रोफेसर साहब, लोकसभा में नेताजी ने स्वयं कई बार उठाई है। और इसके जिम्मेदार हम राहुल जी से यही पूछना चाहते हैं, चाहे बसपा से यही पूछना। क्या दबाव बढ़ाने में आप कामयाब हो पाए? नहीं, हमने अपनी पूरी कोशिश करी दबाव बढ़ाने की। हमारी अगर उतनी संख्या होती तब तक बिल पास हो चुका होता। जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए जिनके प्रदेश में इस तरह का घृणित कार्य हुआ और जो वहां दिल्ली बैठकर बिल नहीं पास करवा पाए। हमने, अगर हमारे वजह से बिल पास नहीं होता तो हम जिम्मेदार होते। हमने कितनी बार क्या ये सिर्फ सवाल बिल का ही है? क्या उन किसानों की समस्या को लेकर नहीं है जिसको लेकर उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और मैंने पहले भी बोला था, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि इस देश में आजादी के 63 साल बाद भी किसान कहीं भूख से मरता है तो कहीं गोली से मरता है। और इसके जिम्मेदार लगभग सभी हैं, क्योंकि इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के यूपीए की सरकार है और 63 सालों में 50 सालों से ज्यादा उन्होंने राज किया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जब सपा की सरकार भी रही थी तो उस वक्त भी किसानों का विरोध जो है देखने को मिलता था उस वक्त भी। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में आप विरोध को बंद नहीं कर सकते, लोकतंत्र में आप विरोध को बंद नहीं कर सकते। लेकिन समस्या सुलझाने का जो रास्ता है, एक रोड मैप है, वो भी तो नहीं दिखाई दे रहा था। समस्या सुलझाने को उसी समय से बात उठनी शुरू हो गई थी कि कानून में संशोधन करना चाहिए। और आपको याद होगा 9-10 महीना पहले अलीगढ़ में भी आकर राहुल जी यही बोल गए थे। तो क्या 9-10 महीने किस पार्टी ने विरोध किया कि संशोधन नहीं होना चाहिए?
यो आज 9-10 महीने उन्होंने क्यों नहीं संशोधित, क्या इंतजार कर रहे थे कि नोएडा में एक और घटना घटे और फिर उसको इनकेस करने का मौका मिले, ड्रामा करने का मौका मिले? जितनी मेहनत, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जितनी मेहनत उन्होंने दिल्ली से भट्टा गांव आने में किया, उससे कम मेहनत में बिल पास करवा सकते थे, क्यों नहीं किया? चलिए दर्शकों को जरा सुना देते हैं कि किस तरह से जो है राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी और इस पूरे मसले पर क्या कहा। चलिए दर्शकों को सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। उससे पहले आपको बता दें कि तमाम तरह से पिछले दिनों जो भी भट्टा पार्सल में हुआ उसको लेकर अब राजनीतिक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तमाम तरह से किसानों की जो समस्या है वो जस की तस बरकरार है। ये मामला है भूमि अधिग्रहण मसले का, जिसको लेकर किसानों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। किसान खासे हतोत्साहित हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। साफ तौर से कांग्रेस ने जो है तमाम तरह के जो आरोप बसपा सरकार पे लगाए हैं उसका जवाब भी दिया गया यूपी सरकार की ओर से, लेकिन उस जवाब के बाद क्या निकलता है ये तो खैर आने वाला बताएगा। लेकिन अब राजीव जी, सपा का रोल क्या रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो टारगेट हम बात कर रहे हैं 2012 विधानसभा चुनाव, एक तरफ बसपा की जो नीतियां हैं उसको लेकर सरकार में रोष, जनता में रोष है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार के तौर पर जो उसने तमाम तरह की नीतियां बनाई हैं उसको लेकर भी रोष है। अब बात करते हैं सपा की। सपा का जो संगठन दिखाई देता है उसमें जो रस्साकसी और खींचतानी पिछले 2 साल से देखने को मिल रही है उसको लेकर भी तो रोष है। ऐसे में जनता को अपनी ओर झुकाने के लिए पार्टियां कोशिश तो कर रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, सपा में कोई खींचातानी नहीं है। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं मेरे समझ से परे है। एक कोई पार्टी से एक आदमी आता है या जाता है, वो एक खिंचातानी नहीं होती है। नहीं, सवाल अमर सिंह का नहीं है, और भी कई मसले ऐसे हुए हैं जिसको लेकर बयानों का जो है काफी नहीं, हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हो। कोई आप उदाहरण दे दीजिए। हमारी पार्टी में कोई खिंचातानी नहीं है। जहां तक बात किसानों की है, किसानों की समस्याओं को सिर्फ चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि चुनाव 2012 में आ गया, 2012 में अगर ये चुनाव नहीं होते तब भी हमारी पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। सवाल चुनाव का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो किसान देश का पेट भरता है वो भूख से क्यों मरे। जिस किसान की जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, रोड और उद्योग खड़े होते हैं वो गोली से क्यों मरे। इस सवाल पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव को देखते हुए नहीं, चुनाव के बिना भी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी किसानों के साथ है। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम वहां म्यूजिकल चेयर खेलने नहीं गए, अंताक्षरी खेलने नहीं गए, तुम जाओ मैं आऊं। राहुल गांधी कैसे पहुंच गए, बाकी लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये प्रदेश नहीं, इसके पीछे एक वजह भी है कि राहुल गांधी बड़े चुपचाप तरीके से सुबह के वक्त गए थे। क्यों? और बाकी चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो, तमाम तरह से काफी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा था और काफी जोर शोर से पहुंचे थे। देखिए, वो ड्रामा थोड़ा अच्छे तरह से खेल गए। उसमें दूसरी बात है कि वो पिछले से पहुंच गए और पहुंचते पूरे ड्रामा सिर्फ कांग्रेस ही कर रही थी और पार्टी नहीं कर रही थी। नहीं, देखिए, एक कहीं घटना घटती है ना, घटना घटती है, लोकतंत्र में उसका सार्वजनिक विरोध होना चाहिए। छुप कर जाने का हमें पता होता कि अगर ऐसा रोक लेंगी या पकड़ लेंगी या नहीं करेंगे तो शायद हम कुछ सोचे होते। लोकतंत्र में विरोध खुलेआम होना चाहिए, छुप कर जाने की बात नहीं है। और छुप कर गए तो फिर किसी से मीडिया कैसे पहुंच गया, पूरा देश कैसे पहुंच गया? वो पहुंचे नहीं, पूरे देश में न्यूज फ्लैश हो गया। क्या आप लोगों को खबर नहीं थी कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं? सबको खबर थी। यह तमाम तरह से जो है, अगर हम भट्टा पार्सल की बात करते हैं, उस दौर में एक वक्त ऐसा भी आया था जब किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। जैसे कि दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, हैरानी की बात भी देखने को मिली थी कि धारा 144 वहां पर लगा दी गई थी और फिर ये बयान दिया गया था कि धारा 144 तो हटा दी गई है। और अगले दिन गिरफ्तारी के बाद जब हिरासत से छोड़ दिया गया उसके बाद धारा 144 फिर से लगा दी गई। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं और मसला है उत्तर प्रदेश की उस राजनीति का, उस भंवर जाल का, जिसमें पार्टियां आमने सामने गुत्थम गुत्था करती हुई तो नजर आ रही हैं, लेकिन जो जनता के सामने जो मांगे हैं, जनता के सामने जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जनता के सामने अच्छे लॉ एंड ऑर्डर को देखने का एक अभाव है, वो कोर कसर कैसे पूरी होगी? सपा इस बारे में क्या कर रही है? देखिए, सपा का इस समय विपक्ष के रूप में नैतिक और राजनैतिक, मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ, ये दायित्व बनता है कि प्रदेश के लोगों के साथ, सिर्फ किसान ही दुखी नहीं है, छात्र दुखी है, शिक्षक दुखी है, व्यापारी वर्ग दुखी है, समाज का हर वर्ग पीड़ित है। तो मुझे आप क्या उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब आपकी सरकार थी उस वक्त आपने ऐसी कौन कौन सी नीतियां इंप्लीमेंट कर पाए थे जिससे जनता आपको दोबारा आपके पाले में वोट डाल पाती? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप शिक्षा से उठा लीजिए। नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने कन्या विद्याधन शुरू किया था। गरीब घर की बच्चियां जो स्कूल में नहीं जाती थी, स्कूल जाती थी तो ड्रॉप आउट हो जाते थे,
जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे समाज मजबूत नहीं बन पाएगा। बेसिक धारणा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सारे अस्पतालों में 1 रुपया कर दिया गया था शुल्क। कोई भी जाता था, जिस तरह की सुविधाएं उस समय थी, अस्पतालों से दवाएं मिलती थी, मरीज होते थे। आज सारे अस्पतालों में आप चले जाइए, दवाएं आपको ब्लैक मार्केट में बिकेगी, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा। मैं फिर वही कहना चाहूँ, नीतियों के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है उसमें कमी दिखाई देती है। भ्रष्टाचार से जनता पहले भी पीड़ित थी, आज भी पीड़ित नजर आ रही है। देखिए, नहीं, आप जो मायावती के 4 सालों के शासन में भ्रष्टाचार की एक नई परिभाषा लिखी गई है। आप स्वयं अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए कि आप जब से हो संभाले इतना भ्रष्ट शासन कोई किसी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। सवाल जनता का है यहाँ पर, तो उस नजरिए से क्या ये भी लगता है कि सरकार को घेरने की कवायद में आप लोग एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सड़क से लेकर सदन तक हमने 7-8 अप्रैल को हमने अपना शुरुआत कर दिया था, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पहले भी बोला था, मायावती एक महामारी का रूप ले चुकी है, और ये महामारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। मेरा फिर वही सवाल है, आपका रोड मैप क्या है आने वाले टाइम के लिए? विधानसभा रोड मैप है संघर्ष और संघर्ष। जनता के भीतर जाकर पहुंचना और उनको बताना कि इस सरकार का जाना उत्तर प्रदेश के लिए, जनता के लिए क्यों जरूरी है। बहुत सारी बातें होती है जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अभी गाँव में गया था, उन लोगों को पता नहीं भ्रष्टाचार किस कदर है। जो जिले का मुखिया है, डीएम है, एसपी है, उसको हर महीने पहुंचाना पड़ता है लखनऊ पैसा 50 लाख से 1 करोड़ रुपया तक। मेरा आरोप है। नहीं, ये अगर ये बात आप कह रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि जब मुलायम की सरकार थी तो उस वक्त भी ऐसा होता था। नहीं, किसी डीएम अगर जो है डीएम अगर हम बात करते हैं तो किसी खास जो तबके होते हैं, किसी खास जिले होते हैं, उनमें ये आरोप लगते थे कि जो डीएम है उन्हें वहां पे स्पेशली लगाया गया है। देखिए, डीएम खास आरोप लगते थे, आरोप लगाना वो और बात है। यहाँ आप किसी भी जिले में चले जाइए और किसी आप मुझे विश्वास है कि आप गांव में भी जाएंगे, गरीबों के यहाँ भी जाएंगे, कहीं भी कोई कार्य नहीं हो रहा है बिना पैसे। क्योंकि डीएम और एसपी का मकसद सिर्फ, अगर टारगेट लखनऊ पैसा पहुंचाना है तो उसका ध्यान गांव के पास कैसे रहेगा, गरीबों के पास कैसे रहेगा, खेत में कैसे रहेगा, खलिहानों में कैसे रहेगा। उसका तो सुबह से शाम तक अपना अकाउंट मेंटेन करने में बेचारा परेशान है, उसका भी दोष नहीं है। रात को सोता है तो सुबह उसको पता नहीं कि उसी जिले में रहेगा कि किसी और जिले में फेंक दिया गया, पैसा कम पहुंचा, पता चला पोस्टिंग कहीं और हो गई। तो इस तरह, और शायद मेरे को लगता है मायावती जी को इस बात का एहसास है, इसलिए बुझते हुए चिराग की तरफ भड़क रही है। जितना हो सके जाते जाते लूट लो, खसोट लो। ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और प्रदेश की जनता अब इतनी निराश और हताश हो चुकी है कि सड़क पर उतरना, आंदोलन करना। राजीव जी, निराश तो आपकी सरकार से भी थी कहीं ना कहीं, वरना क्या मानते हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था या फिर आपकी वजह क्या थी? मैं एक बात वजह कुछ नहीं, वजह मैं बता दूं। जब हमारी सरकार आई थी तो बहुत लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। हमारी कुछ उसमें कंपल्सन थी नंबर के लेकर, आप सबको पता है। जो सच्चाई है उससे मैं अलग नहीं बोलना चाहता हूं। और सरकार हमारी 5 साल की नहीं रह पाई, 2.5-3 साल की रही। 5 साल का कार्यकाल होता है तो नीतियां बनती है, उसका कार्यान्वयन होता है, फिर परिणाम होता है, फिर जनता देखती है। तो हमें तो पूरा कार्यकाल नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और मैंने पार्टी नेताओं से भी कई बार इस बार बात करी, इस बात को जनता तक पहुंचाने में फेल हो गए कि हमने कितने अच्छे कार्यक्रम उनके लिए बनाए हैं जिसका क्रियान्वयन हो रहा है। सड़कें पहली बार बनना शुरू हुई वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में, पुल पहली बार बनना शुरू हुए। अब ये बात है कि जो 2.5-3 साल में प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गए, पुल हमने बनवाई, 3 साल बाद हमारी सरकार नहीं रही, आकर मायावती उद्घाटन कर गई। 1 महीने में कोई पुल बनता है कहीं? 15 दिन बाद उद्घाटन के फीते काट रही है। जब जनता को भी एहसास हो गया, जनता से भी गलतियां कभी कभी होती है। अगर हमें 5 साल का कार्यकाल मिला होता तो निश्चित तौर से हम अपने सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वयन इस ढंग से करते कि जनता को लगता कि हाँ, चारों तरफ कुछ काम हुआ है। जी, बात आपने कहा कि 2.5 साल तक रहे थे, वक्त बहुत कम था। ऐसे में अगर इस बार अगर आपको सरकार में वापसी करनी है, सिंहासन पर काबिज होना है, तो उसके लिए फिर एक बार नंबर गेम कहीं ना कहीं वो रहेगा, बहुमत चाहिए होगा। उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो एक संगठन है वो पूरी मजबूतियां उभर रहा है? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की बोल रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि जनता भी ये चाहती है कि सरकार से मुक्ति मिले। और मुक्ति मिलने पर विकल्प क्या है? विकल्प में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस और बसपा कैसे आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। मैं बात करता हूँ राहुल गांधी की। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से लोकसभा चुनावों के दौरान जहां वो गए थे, जिन जिन इलाकों में वो गए थे, कम से कम उनके दौरे से वोट बैंक में खासा इजाफा हुआ था? और इस बार भी जैसे वो गांव में पहुंचे हैं, उन्होंने कहा था किसानों से मिलकर कि मैं प्रधानमंत्री से इस बात को पहुंचाऊंगा।
क्या जनता में उनकी एक ऐसी छवि बन चुकी है और एक सकारात्मक छवि बनी है जिसका उन्हें फायदा हो सकता है? आप पिछला लोकसभा याद कर रहे हैं, बिहार का विधानसभा चुनाव याद नहीं कर रहे हैं? बिहार में तो विधानसभा लोकसभा के बाद बिहार नहीं, वहाँ पर नीतीश कुमार जी की नीतियां कारगर हुई थी। नहीं, नीतीश की नीतियां कारगर हुई थी, उनकी कारगर हुई थी कहीं ना कहीं। हाँ, तो यहाँ नेताजी की नीतियां कारगर होगी। नेताजी पर जो लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया, पिछले बार देखा है सारी सरकारों को। सारे आंकड़े जो हैं बिहार की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, बिजली की बात हो, काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और सिर्फ बयानों से नहीं बात बनती, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में हालात जस के तस बरकरार हैं, स्थितियां और भी ज्यादा खराब होती चली गई हैं। तो उसके जिम्मेदार कौन है? मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जिन जिन इलाकों का दौरा किया था उसका फल उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने को मिला था, क्योंकि अभी बसपा है, बसपा की नीतियां शायद गुस्सा है, रोष है। क्या इस बार भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को याद है कि जो अभी इन्होंने भट्टा गांव में किया, ये अलीगढ़ में भी अगस्त में किए थे और तभी प्रधानमंत्री से मिलवाए थे। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क्या मजबूरी थी कि सारे पार्टियों के समर्थन के बावजूद इस कानून को उन्होंने लोकसभा में नहीं ले आए, और फिर एक और घटना होती है, फिर वही तमाशा करते हैं। रिपीट टेलीकास्ट कई बार नहीं कर सकते हैं। बोला जाता है ना, बहुत सारे लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बना दे, कुछ लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ बना दे। इस खबर आपको कितनी नजर आती है कि ये जो राख पाई गई है इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, राहुल गांधी ने फोटो भी 11 तस्वीरें भी दिखाई हैं, इस खबर को लेकर किस तरह की उहापों की स्थिति आपकी पार्टी बनी हुई है? नहीं, मेरी पार्टी में क्यों आप कोई इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए और इसकी जांच होनी चाहिए। आप मानते हैं जो वहाँ हुआ उसकी तो जितनी मतलब निंदा की जाए, और अकल्पनीय घटना हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं करते कि वहाँ घटना नहीं घटी है। घटना की जांच होनी। अगर जनता की बात करें तो जनता का ये कहना है कि बलात्कार जैसी घटना को लेकर उन्होंने कोई सुना नहीं है ऐसा, और जिस तरह से एक गड्ढे की बात कही जा रही है तो उसको लेकर भी कोई प्रमाण जो है अब तक सामने नहीं आया। देखिए, ये बसपा और कांग्रेस के खेल में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि किसानों की मांगे क्या कौन सी सियासत है? नहीं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, आग में चौड़ी का खेल खेलते हैं। मंशा क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने वोट बैंक पर करना। लोगों की जाने जा रही है, लोगों की जमीनें लूट रही है, तुम बेवकूफ बनाकर वोट बनाने की बात कर रहे हो। मैं अभी भी फिर वही बार बार, आप मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बार बार उसी सवाल पर आ रहा हूं कि राहुल जी इतने सक्रिय हो गए हैं, इतने फोटो लेकर आने की जरूरत क्या थी? इतने लोगों को प्रधानमंत्री के पास दोबारा लेकर जाने की? पहले इस बात का जवाब देके, पिछली बार जब प्रधानमंत्री के पास लेकर गए थे और जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं पूरा किया? 2 सत्र गुजर गए, कौन सी उनकी कमजोरी थी? क्या उनका मंशा था? और अब फिर क्या इस बात की गारंटी कि अगले सत्र में ले आएंगे? फिर कोई और खेल नहीं खेलेंगे? ये क्या तब तक खेलते रहेंगे जब तक अगला विधानसभा का चुनाव नहीं आ जाए? जी हाँ, साफ तौर से जो है हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे उस इलाके की जहां पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और उन आरोपों की तस्वीर भी पेश की गई है। देखने वाली बात ये होगी कि आगरा में जो लेबोरेटरी है उसमें तमाम तरह से किस तरह से जांच सामने निकल कर आती हैं और क्या राख से कुछ ऐसा कुछ निकल कर आता है जिससे कुछ पुख्ता सबूत निकल कर आए। क्या आपको लगता है कि अब इस टेस्ट पर काफी कुछ निर्भर करेगा? जो नतीजे निकल कर आएंगे वो कांग्रेस की दिशा और दशा तय कर सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, एक टेस्ट अलग बात है, ठीक है ना। एक घटना नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो भी दावे किए हैं, तमाम तरह के जो आरोप लगे हैं, अगर सही पाए जाते हैं तो उनकी राजनीतिक छवि मजबूत हो जाएगी, अगर गलत पाए जाते हैं तो नुकसान हो सकता है। नहीं, सही पाए जाएंगे तो मैं ये बोलूंगा कि अगर सही पाए जाते हैं तो इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने अगर कानून पास करा दिया तो ये नौबत नहीं आई होती। राहुल गांधी बार बार जनता में नहीं, सुनिए, उनकी केंद्र में सरकार है, उनका प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये नहीं कि जब ऐसी घटना घटे वहां पहुंच जाए और जो लोगों को, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री निवास से पहुंचा दे, चाय पिला दे, मीडिया के सामने भाषण दे दे और फिर कुछ करे ना। तो इसकी जिम्मेदार मैं ये पूछना चाहता हूँ, घटना क्यों घटी? अगर अब बिल पास हो गया होता तो घटना घटी होती। मैं अपने सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ आपसे कि लोकसभा में जिस कांग्रेस की जमीन बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में, उसे इतनी सफलता कैसे मिली? लोकसभा में उसको कहाँ इतनी सफलता मिली है? अगर सफलता मिलती तो इतने पार्टियों में 12 सीटें कम मानते हैं आप? क्या सीटें कम मानते हैं आप इतनी लोकसभा में? जी, सीटें कम नहीं होती तो दूसरों के बैसाखी नहीं, अगर आप इतिहास दोहराते हैं, मुश्किल से 2 या 3 सीटें मिलती थी, अगर 12 सीटें मिलती हैं, इसे आप क्या कहेंगे? कहाँ उत्तर प्रदेश में? जी, 12 सीटें बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं उस समय बताया, इस पार्टी के पास 2 या 3 बार मुश्किल सीटें आती हों, उसकी एकदम से 12 सीटें, और वो भी 12 सीटें वहाँ पे जहाँ राहुल गांधी दौरा करते हैं, इसके पीछे की वजह? अच्छा, उस चुनाव के बाद भी बहुत सारे उपचुनाव हुए, उसका भी परिणाम साथ साथ बता दीजिए। आप एक तरफा बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उस चुनाव के बाद कितने सारे उपचुनाव हुए, कहीं किसी उपचुनाव में एक को छोड़ दिया जाए, वो भी हमारे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, मैं राजबब्बर जी की बात कर रहा हूँ, एक को अगर छोड़ दिया जाए जिनके साथ एक समाजवादी विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, कुछ छोड़ जाए, कहीं और इनकी कहीं उपस्थिति दर्ज हुई, वहां राहुल गांधी का करिश्मा क्यों काम नहीं आया? जब बातें करते थे दोनों तरफ को बताया। एक लोकसभा में 12 सीटें आ गई या 20 सीटें आ गई, जो जितनी भी आ गई, उस समय हालात कुछ और थे। राजनीति में क्या होता है,
चुनाव के समय में बहुत सारी बातें ऐसी भ्रामक पैदा कर दी जाती है कि कुछ समय के लिए मतदाता भ्रमित हो जाता है, लेकिन बाद के समय में इसको मैं फिर एक बात और जानना चाहूंगा कि अगर भ्रमित वो नजर आ रहा है तो उनके जो भ्रमित जो शीशा है वो कैसे तोड़ा जाएगा, इसके लिए सपा क्या तैयारी कर रही है? मैं पहले ही बता दें, सपा का इस समय नैतिक और राजनीतिक दायित्व है कि लोगों को, जनता को जागरूक बनाए केंद्र सरकार की नीतियों से और प्रदेश की नीतियों से, और ये बताया कि इन नीतियों में कहां कहां खामियां हैं और इससे क्या नुकसान होने जा रहा है। जो काम हम बखूबी से करना शुरू कर दिए हैं, हम बोल नहीं रहे, हमने जमीन पर करना शुरू कर दिए हैं। हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। चलिए अजीत जी, साफ तौर से जो है ये तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर दलीलें दी गई हैं, जिसको तरह की तमाम तरह की बातें कही हैं, लेकिन एक और मसला है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, और वो है दिक्कत पेट्रोल के दामों में वृद्धि। इस वृद्धि के चलते देश भर में क्या हालात बने हुए हैं और इसमें आने वाले दिनों में सपा का रोल क्या रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, सियासत हो रही है राख पर। यह राख मौजूदगी एहसास करा रही है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और साफ तौर से कांग्रेस, सपा या फिर बीएसपी या फिर बीजेपी अपनी अपनी ओर से प्रयासरत हैं कि जनता के दिल में किस तरह से जगह बनाई जाए और आने वाले दिनों में सिंहासन पर काबिज होने के लिए एक रोड मैप बनाया जाए। तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बरकरार है। उसे समझने के लिए जो अंदरूनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं कोसों दूर नजर आती है। इन हकीकत से कब जो है वास्ता होगा तमाम राजनेताओं का, इन हकीकत से कब जो है रूबरू होकर तमाम तरह से एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिसके बलबूते उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जो समस्याएं हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं, वो दूर हो सके। क्या वो दिन कभी आएगा या फिर सिचुएशन जो है वैसी की वैसी बनी रहती है? हाँ राजीव जी, मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, इसको लेकर जो नीतियां बनी थी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात की थी, जेपी ग्रुप ने भी कहा था कि 20,000 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। ये दावे और हकीकत बार बार कोसों दूर क्यों नजर आते हैं और इससे सपा भी अछूती नहीं रही है? जेपी को हमने उस समय बैरंग वापस कर दिया था मुख्यमंत्री और सचिवालय से। जब ये प्रोजेक्ट और प्रपोजल लेकर आए थे उस समय नेताजी ने स्पष्ट किया था कि कोई भी विकास जो अनिवार्य नहीं है, आपको दादरी वाला याद होगा, वो ऊर्जा के लिए किया गया था, बिजली पैदा करने के लिए किया गया था। उस समय इनको बैरंग वापस कर दिया गया, और ये दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार नहीं रही। अगर हमारी सरकार रही होती तो जो यह हादसा हो रहा है इसको नहीं होने दिया गया। नहीं, व्यवसायीकरण को तो आपके जमाने में काफी बढ़ावा दिया था, लेकिन खास परिवार को नहीं, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी खास परिवार को वो नहीं दिया गया। बताया प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट कोई भी लाया होता, उसमें ऊर्जा की जरूरत थी, ऊर्जा के लिए किया गया था। किसी खास परिवार को उसके अलावा कोई कहीं और दिया गया होता, बताइए। ये निराधार आरोप है। और जो अभी जेपी वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ कि उस समय इनको बैरंग वापस कर दिया गया था। अगर हमारी ये धारणा रही होती कि किसानों को जमीन हड़पा जाएगा, उनको मुआवजे इस तरह नहीं दिया जाएगा, तो शायद हम भी कर दिए होते। उनका सौभाग्य और हमारा दुर्भाग्य, प्रदेश का दुर्भाग्य, जनता का दुर्भाग्य था कि हमारी सरकार वापस नहीं आई और ये दिन देखने पड़े। जी, साफ तौर से जो है राहुल गांधी ने भट्टा पारसोल का जो दौरा किया था उसके बाद से ही अचानक भूचाल आ गया भट्टा पारसोल से। कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में राजनीति किस दिशा में और दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। राजीव जी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सपा एक संगठन के तौर पर जो है किस तरह से अपने मंसूबे और अपने इरादों को जग जाहिर करेगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हम इरादों की बात कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी के इरादे अभी हाल के दृष्टिकोण से मजबूत नजर आते हैं? हाल के दृष्टिकोण से मजबूत आते थे, किस लिए इरादे? इस लिहाज से साफ तौर से कि जिस तरह से हमने देखा है कि इस मसले को लेकर भी कहीं ना कहीं आप ना कांग्रेस को, ना बीएसपी को घेरने में जो है कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, ये आप लोग का परसेप्शन है। ये समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और बीएसपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी का वजूद किसानों के भीतर है। समाजवादी पार्टी किसानों द्वारा पैदा की गई पार्टी है। समाजवादी पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और नेताजी से बड़ा किसानों का हितैषी कोई नहीं है। देश और देश के किसान बार बार देख चुके हैं। इसलिए हम अभी पहले भी बोला था कि इस तरह के ड्रामेबाजी में शरीक न होकर किसानों की मांगों को हम आने वाले सत्र में लोकसभा में पूरी जोरदार तरीके से उठाएंगे। और हमारा ये भी मानना है कि अगर सरकार ये तय करती है कि जमीन किसानों से लेकर बिल्डरों को किस रेट पर देना है, तो किसानों को यह हक होना चाहिए कि अपनी जमीन की कीमत वो खुद तय करे।
सरकार का काम नहीं है उनका जमीन खींचकर मॉल बनवाना, और जहां एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है वहां करे, रोड के लिए करना है, किसानों ने कोई विरोध नहीं करता। क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती सबसे को लेकर? हरियाणा में क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, हरियाणा में दिक्कत हो रही है, आप यही तो मीडिया का खेल है। कंपैरिजन की बात नहीं, अभी जाकर 9 महीने से हरियाणा में, फरीदाबाद में, नोएडा से दूर नहीं है, 9 महीना से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, मानते हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों में प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों बराबर की जिम्मेदार है। अगर दोनों में से कोई भी एक संभल जाता, बार बार बसपा सरकार बोल रही है कि किसान भूमि सुधार कानून केंद्र सरकार से नहीं लाया गया। उस कानून में कहाँ ये लिखा गया है कि आप जबरदस्ती एक्वायर करके ही जमीन देंगे? कोई जरूरी तो नहीं है। अगर आप इतने महान होते और इतने किसानों के हितैषी होते तो बोलते ये तुमको जमीन लेना है, ये किसान है, हम फैसिलिटेट कर देंगे। अगर आपको उसको सुविधा देनी है तो स्टैंप ड्यूटी कम कर दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए। लेकिन जबरदस्ती जब किसान देखता है कि उसकी जमीन 800 रुपये गज पर ली जाती है, यानी राज्य का कोई रोल नहीं है? राज्य का रोल है, मैं तो बोल रहा हूँ। किसान, राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास नहीं किया उसका अपराधी है वो, लेकिन अगर राज्य सरकार की नीयत साफ होती तो 800 रुपये की जमीन लेकर बिल्डरों को 30,000 रुपये के हिसाब से बेचने नहीं देती। बोलती डेवलपमेंट जरूरी है, किसानों की जमीन है, किसानों का मालिकाना हक है, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसानों से डायरेक्टली जमीन करिए, वो अपनी जमीन की कीमत तय करेंगे, सरकार सुविधा चाहिए, हम परमिशन देंगे, अप्रूवल देंगे, सारी सुविधाएं देंगे। कि प्रदेश सरकार जो अपराध किया है किसानों के साथ, उससे वो कभी बच नहीं सकती। और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है किसानों की सुरक्षा के लिए, जिसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। और किसानों को जिस तरह से उन्होंने दमन किया है, इसके लिए किसान और इतिहास कभी बसपा सरकार को माफ नहीं करेगा। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, जरा दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे खेल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल भट्टा पार्सल में हुई किसानों की हत्या पर सियासत का खेल अब भी जारी है। राहुल ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री को दी, तो वहीं माया सरकार ने इस पूरे मामले पर से अपना पल्ला झाड़ लिया है। ग्रेटर नोएडा में हुआ किसानों का कत्लेआम, महिलाओं की आबरू हुई तार तार, गहरे गड्ढे में पड़ी है किसानों की लाशों की राख। उत्तर प्रदेश पुलिस पर है आरोप। राहुल गांधी ने मीडिया को जमीन में दबी राख के फोटो देकर सनसनी फैला दी है। अगर ये बात सच है तो किसानों के साथ हुआ है कत्लेआम। राहुल का आरोप है कि भट्टा पासौल गांव में महिलाओं की आबरू पर भी हाथ डाला गया। राहुल के मुताबिक भट्टा पासौल गांव में 2 नहीं 74 किसानों को मौत के घाट उतारा गया है। सोमवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ग्रेटर नोएडा के हालात से उन्हें रूबरू करवाया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राहुल ने मीडिया से बात करते हुए गांव की जमीन में दबी राख की 11 तस्वीर भी दिखाई। प्रधानमंत्री से राहुल की मुलाकात के दौरान गांव के 8 किसान भी उनके साथ थे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल के इन आरोपों को बकवास करार दिया। फिलहाल पुलिस ने गांव की जमीन में दबी राख को परीक्षण के लिए आगरा की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। अब इंतजार है लैब की रिपोर्ट का, जिससे ये साफ हो जाएगा कि राख में किसानों की हड्डियां हैं कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। जी हां, साफ तौर से लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। राहुल गांधी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, उसकी हकीकत क्या नजर आती है? तस्वीरों की रूपरेखा तैयार की गई है, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, फोटोग्राफ दिखाए गए हैं। आखिर सच क्या है? क्या सच सामने आ पाएगा? क्योंकि आज ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है कि अगर वहां पर आग लगी थी तो उसको बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मी भी पहुंचे हुए थे, और अगर इस तरह का कुछ कांड होना होता, इस तरह की कुछ घटना होनी होती तो साफ तौर से वहां पर दमकल कर्मियों को क्यों बुलाया जाता। अगर हम कानूनी नजरिए की बात करते हैं, तमाम तरह के जो आरोप लगाए हैं राजीव जी, उसे हम किस नजरिए से देखें? बलात्कार की बात कही गई है और 74 किसानों के मरने की बात की गई है। अगर हम जनता की बात करते हैं जो भट्टा पासौल में रहती हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी कई लोग हैं जो लापता हैं, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो गांव छोड़कर जा चुके हैं। जब तक वो गांव वापस नहीं आते तब तक कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है या नहीं है? देखिए, दर्दनाक घटना एक गंभीर जांच का विषय है। इस पर लिपापोती नहीं होनी चाहिए। और ये कांग्रेस और बसपा मैं ही गुनाहगार, मैं ही जज और मैं ही गवाह, ये खेल खेल रही है। आग लगी तो हमने फायर ब्रिगेड को भी भेजा, तो कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो और सब कुछ तुम ही करना चाहते हो। राहुल जी को सबूत मिल गए, राहुल जी धरने पे बैठ गए, राहुल जी थाने में चले गए, राहुल जी उन किसानों के साथ खड़े होकर थाने में FIR दर्ज क्यों नहीं करवाए? बलात्कार अगर हुआ है तो ये इस तरह का खेल, मतलब इतना घृणित खेल खेला जा रहा है। किसानों की जाने जा रही है, जमीन लूट रही है और मकसद उनको राहत पहुंचाना नहीं है। 8 किसानों को लेकर प्रधानमंत्री निवास में जाकर चाय पिला दिया, कैमरे के सामने आकर अच्छी अच्छी बातें बोल दी और उनका राष्ट्रधर्म पूरा हो गया। एक और बात निकलती है इससे कि
इससे एक दिन पहले सपा के नेता जाते हैं, बीजेपी के नेता जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी आती है और राहुल गांधी की जो है गिरफ्तारी नहीं होती है, वो पूरे 19 घंटे वहां धरने पर बैठे रहते हैं। ये बताया ना, ये नुरा कुश्ती का खेल है, आंख मिचौली का खेल है। इसमें क्या होता है, दोनों नुरा कुश्ती का आंख मिचौली का खेल खेलते रहते हैं। जब एक दूसरे पर राजनीतिक समीकरण नहीं मैं बता रहा हूँ, इनका खेल ये 4 सालों से चल रहा है। जब नुरा कुश्ती के खेल में मायावती हावी होने लगती है तो कांग्रेस सीबीआई का डंडा दिखाने लगती है। जब कांग्रेस हावी होने लगती है तो बसपा कुछ और डंडा दिखाने लगती है। इन दोनों ने मिलकर जो जनता को बेवकूफ बनाने का खेल 4 साल से खेल रहे हैं, कुछ ही महीनों की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, किस तरह से होगा? क्योंकि जब तक नहीं, मैं पहले ही बोल चुका ना कि आपने उस समय कंप्लीट नहीं करने दिया। पुरानी कहावत है, राजीव राय नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बेवकूफ कुछ दिनों के लिए बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को बहुत दिनों तक बनाया जा सकता है, सबको हमेशा के लिए नहीं। तो ये कांग्रेस और बसपा मिलकर सबको हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या इसका आधार अब लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट होगी? नहीं, लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट इसका आधार नहीं होगी। लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट होगी, गुनाह हुआ है, उनको सजा मिलनी चाहिए। उस सजा के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक हर कदम पर किसानों के साथ रहेगी। वो एक बात अलग है, एक अपराध हुआ है, अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआती दौर में खबर यह आई थी कि अफसरों को वहां पर अपने हिरासत में, अपनी गिरफ्त में ले लिया है उन गांव किसानों ने, और उसके बाद वहां पर जो है इस तरह से जो है हो हल्ला मचा, तमाम तरह से वहां पर किसानों का आंदोलन उन्हें और उग्र रूप धारण कर लिया, डंडा चलाया गया, वहां पर पुलिस को अपने बल का सहारा लेना पड़ा, फोर्स को बुलाना पड़ा, तब जाकर स्थिति यहाँ तक पहुंची। किसान अपराधी नहीं है, किसान पेशेवर अपराधी नहीं है। सवाल ये उठता है कि किसानों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतना उत्पीड़न के हिसाब से इतनी कुंठा क्यों उनके मन में आ गई कि उनको लगा कि इसके अलावा हमारे सुनवाई का कोई और रास्ता बचा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। वो अपराधी नहीं है कि उन्होंने किसी को कैद कर उनको जान से मार दिया और मायावती ने गया गोली से भुनवा दिया। सवाल ये नहीं है। सवाल देखिए, 2 बातें हैं। अपराध हुआ है, अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध का कारण कौन है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध का कारण केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों जिम्मेदार है, दोनों ही गुनाहगार है, दोनों अपनी अपराध से और पाप से बच नहीं सकते। जी हाँ, साफ तौर से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भट्टा पारसोल में जो स्थितियां बनी और बिगड़ी, उसको लेकर यूपी की सियासत में एक नई दिशा तय होती हुई नजर आ रही है। कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी उस गांव में जा पहुंचे जहां उन्होंने 19 घंटे धरना दिया, किसानों से वायदा किया कि वो इस मसले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, और जब प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करने पहुंचे हुए थे तो उनके साथ किसान संगठन से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे। क्या आपको लगता है यहाँ पर कि किसान जो कहीं ना कहीं नेताओं की राजनीति में फंसा हुआ है पूरी तरह से? किसान का हित और किसान की चिंता सारे राजनीतिक पार्टियों का दायित्व है, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि राजनीतिक पार्टियां अपने दायित्व का निर्वहन करने में कामयाब नहीं रही है। कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी कम या ज्यादा, सारी पार्टियां लगभग गुनाहगार है। और चूंकि जब ये बात भूमि अधिग्रहण की आती है तो एक बार ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून या सुधार कानून पास नहीं करा। तो केंद्र सरकार भी अगर ये इच्छा शक्ति रखती तो शायद इस तरह का खर्चा बार-बार किसानों पर कानून की आड़ में और किसानों की जो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहित की जाती है तो बिल्कुल आगे जमीन दी जाती है, भाव उसके इतने ज्यादा चढ़ जाते हैं, और फिर जो बिल्डर्स होते हैं उसको और ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए जो साजिशें रची जाती है, इसके लिए प्रशासन, सरकार और बिल्डर तीनों के बीच जो नेक्सस है, तीनों जिम्मेदार है। नहीं, इस नेक्सस को खत्म करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम क्यों नहीं उठाए थे? नहीं, हमारे ये अभी से नहीं है, ये नहीं, हमारी सरकार में इस तरह का हादसा कभी नहीं हुआ था। आप याद रखिए, इस तरह का हादसा कभी नहीं हुआ था। एक घटना घटी थी, एक घटना घटी थी और उसके बाद फिर इस तरह की कभी घटना न हुई। और हम यही चाहेंगे कि जब हमारी सरकार आए तो इस तरह की घटना, इस तरह का उत्पीड़न किसानों के साथ कभी ना हो। जी हाँ, साफ तौर से जो है काफी दुखद दिन था जब इस तरह की घटना सामने आई, और इस घटना को लेकर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सियासत की तस्वीर कैसे बदलेगी, क्योंकि सबका टारगेट है 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी
क्या सियासत की राख, वो राख जिसको लेकर हो रही है जमकर सियासत। जब आएगी रिपोर्ट तब होगा दूध पानी का पानी, लेकिन कम से कम मौजूदा वक्त में तो इस पर हो रही है जमकर राजनीति। क्या बसपा, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, सब जो है कहीं ना कहीं इस मसले को बुनाने में लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। और राजीव जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि राजनीति तो हो रही है। राजनीति का में राजनीति नहीं होगी तो क्या होगी? राजनीति किसके लिए होनी चाहिए? राज्य के किसानों के लिए नहीं हो रही है, अपने फायदे के लिए हो रही है। नहीं, कौन कर रहा है? जो पार्टी सरकार में है वही कर रही है ना। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार। हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। और विपक्ष की भूमिका राजनीति में ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम कुछ जनता से जुड़ी हुई समस्याएं उठे तो उसको बारे में आवाज उठाएं तो बोले आप राजनीति कर रहे हैं, तो फिर हम करें क्या? अगर जनता के खिलाफ कोई कार्यवाही केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा हो रहा है तो विपक्ष का भूमिका क्या है राजनीति में? उसके खिलाफ आवाज उठाना। जी हाँ, साफ तौर से अगर हम थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो मिला जुलाकर हर पार्टी को ज्यादा कदा जो है सिंहासन पर काबिज होने का मौका मिला है। और उस दौरान हमने देखा है कि जो उसकी नीतियां होती हैं, खासकर हम इस भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर बात करें तो उसमें कुछ बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दिया। स्थिति वहीं की वही बनी हुई है और किसी खास को जो है हमेशा जो है एक कहीं ना कहीं इसका फायदा पहुंचाया जाता है। हम ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर लें, तमाम तरह से जो है बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन किसानों का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल सही ये बात है कि सारे पार्टियां सरकार में रही हैं कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न समय अंतराल पर। मैं सिर्फ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं सारी पार्टियों का प्रवक्ता का काम आपके स्टूडियो में बैठकर नहीं कर सकता जी। कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां किसानों के हित के खिलाफ कोई कार्रवाई मुलायम सिंह के केंद्र सरकार में रहते हुए हुआ हो और उन्होंने नहीं, आपके कार्यकाल में भी नोएडा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, विरोध मैं बताया ना, लोकतंत्र में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसका सारे लोग समर्थन करें। विकास, जमीन एक्वायर करने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को होना चाहिए विकास के लिए जी। लेकिन विकास के नाम पर लूट के लिए नहीं। विकास के नाम पर लूट के लिए ये कौन तय करेगा कि ये लूट नहीं हो रही है, ये विकास ही हो रहा है? इस पे कुछ ये हम आप मानक क्या होने चाहिए? बात उसी मानक है। देखिए, जब तक साधारण तरीके से हो रहा था, यदा कदा विरोध प्रदर्शन होगा। क्या आपकी पार्टी को अगर मौका मिलता है आने वाले दिनों में तो क्या आप मानक तय करेंगे? कुछ ऐसा कुछ बिल्कुल हम इस बात पर हम ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं कि कोई ऐसा पैरामीटर बने, फार्मूला बने जहां किसानों के हितों की अनदेखी कर किसानों को लूट कर, किसानों का दमन कर किसानों का खून कर विकास की कोई बात नहीं। इस एब्सोल्यूटी को क्रॉस ओवर करने के लिए क्या कोई आने वाले दिनों में रोड मैप है आपके पास? कोई ऐसी नीति है जिससे आप जनता को समझा पाए कि अगर हमें मौका मिलता है तो आपके सामने ये तस्वीर होगी? मैंने अभी बार बोला, अभी भी बोला है, नेताजी ने वहां लखनऊ में बोला है कि जो देश में सबसे पहले किसानों की उपेक्षा कर देश का विकास नहीं हो सकता। ये बात को समाजवादी पार्टी के नेता, ये बात बयान से निकलकर हकीकत में क्यों नहीं आती है? क्यों? हमने कहा नहीं करी। हम बताया ना, पिछली बार हमारी सरकार थी, कितने लोग मारे, कहा कितने लोग, यहाँ हर 6 महीने पर कहीं ना कहीं हो रहा है। आप लोग ने पता नहीं कहां से रिपोर्ट उठाते हैं। जब राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं तो हरियाणा में भी सारे नेता, दिग्विजय सिंह भी आकर बोल गए, राहुल गांधी भी बोल गए, हरियाणा में भी हो रहा है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। अगले दिन टीवी चैनलों पर आ रहा है कि 9 महीने से फरीदाबाद में बैठे हुए हैं लोग। आप जब किसी के बारे में अगर किसी को उठाने लगते हैं तो एक तरफा मत बोला करिए। अब आपके पास इस बात का क्या जवाब है? आप इस बात का क्या जवाब है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ हरियाणा में एक्वायर हो रहा है, वहाँ विरोध नहीं हो रहा है। कहीं को दबा दिया जा रहा है, कहीं को उठा दिया जा रहा है। नहीं, आपको लगता है कि हरियाणा में बात दबाई जाती है? क्योंकि जाट आंदोलन को लेकर भी जिस तरह की हवा हरियाणा में पैदा हुई थी, जिस तरह से तमाम मसलों को लेकर हरियाणा में स्थिति बनी रहती है, मुझे नहीं लगता कि दमन दोनों जगह हुआ है। फर्क यही है कि हरियाणा में गोली नहीं चली है। वहां पर देखिए, मायावती क्रूरता की परम काष्ठा को पार कर चुकी है। जहां तक 2 बातें हैं, दमन किसानों का हर जगह हुआ है। बात फिर वहीं आती है, आकर ठहर जाती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि तमाम तरह से हर किसी के पास जो है सरकार रही है, सरकार में वो मौजूद रहा है, क्यों अब तक ऐसी कोई नीति नहीं बन पाई है राज्य स्तर पर कि किसानों की जो उनकी जो फायदे हैं वो नुकसान में तब्दील ना हो, वो ठगा महसूस ना करें? देखिए, सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के अपने बूते पर कभी इतनी ताकत नहीं रही कि पूरे देश में किसानों के लिए एक नीति बनाकर लोकसभा या राज्यसभा में पास। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, सिर्फ राज्य वाली बात नहीं। केंद्र नीति, किसानों की नीति केंद्र पूरे देश के बारे में केंद्र से पास होगा, राज्य से नहीं पास होगा। राज्य सरकारें बार बहाना लेती हैं केंद्र के कानून का कि केंद्र में ऐसा कानून बना हुआ है, भूमि सुधार कानून नहीं आ रहा है, उसके लिए। उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी की सरकार थी तो गन्ना के रेट जितना किसानों को दिया गया उतना उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी किसी को नहीं दिया गया। जिन बच्चों को
18,000 पुलिस में भर्ती करके नौकरी दी गई थी और जिनको मायावती ने आते ही बर्खास्त कर दिए। किसी अधिकारी के बेटे नहीं थे, गांव के किसान और मजदूर के थे। जिन बच्चियों को कन्यादान दिया जा रहा था किसी अधिकारी की बेटियां नहीं थी, किसी बिजनेसमैन की बेटियां नहीं थी, वो किसानों के थे। किसान सिर्फ जमीन से नहीं, किसान के साथ जमीन के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी होती है। ये आंकड़े जो है सही मान की पेश नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पिछले 10 सालों में कभी जो है उतनी सही तरीके से दुरुस्त हो ही नहीं पाया कभी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। ये सही है, नहीं हुई अब तक। नहीं, क्यों नहीं अब तक? तो वर्तमान सरकार से पूछिए ना। इतना खराब कभी नहीं हुआ था। नहीं, आजादी के बाद से आज तक वो ग्राफ डाउन होता चला गया, कभी सस्टेन भी नहीं हो पाया। नहीं, सस्टेन इतनी बुरी स्थिति नहीं थी हमारी पार्टी की सरकार में जितनी अभी है। और ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी की जब सरकार थी तो और उसको मजबूत नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं कोई कमियां रह गई होगी और जिसकी वजह से जनता ने हमें दोबारा मौका नहीं दिया। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन कमियों का एहसास करके जब 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने बाद जब सरकार हमारी आती है तो ये पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत की जाए, क्योंकि बिना कानून व्यवस्था के लोगों में आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। और जब तक लोगों में आत्मविश्वास नहीं पैदा होता, प्रदेश और देश का विकास नहीं होगा। चलिए, अगर मैं सपा पार्टी की बात करूं तो क्या आप ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त किसी भी तरह की कोई अंदरूनी राजनीति में सपा नहीं उलझा हुआ है? सपा में कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई अंदरूनी राजनीति नहीं हुआ है। जब उमर सिंह और आजम खान का मामला है, वो अंदरूनी राजनीति नहीं थी। वो अंदरूनी राजनीति क्या थी? वो दो लोगों का ईगो क्लैश था, उस समस्या का समाधान हो गया। कभी कोई अंदरूनी राजनीति, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप बता दीजिए, कभी टूटी नहीं पार्टी। आज जब से पार्टी हमारी बनी है तब से आज तक कभी पार्टी स्प्लिट नहीं हुई है। और जो टेप प्रकरण का मामला था उसमें भी कहते हैं मुलायम सिंह जी का भी नाम सामने आ रहा है, अमर सिंह से जो बातें हुई थी। टेप प्रकरण का मामला दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने है। कहीं मुलायम सिंह का अगर कोई नाम आया हो तो फिर क्यों नहीं लोग आवाज उठा रहे हैं? जब तक वो टेप रिलीज नहीं होता, अमर सिंह के सारे कारनामे उसमें है, जब तक टेप रिलीज नहीं हो रहा था 1000 बातें कही जा रही थी। तो फिर ऐसी क्या बात थी कि अमर सिंह से साथ इतने सारे विवाद जुड़े हुए थे, फिर भी पार्टी के महासचिव के तौर पर वो इतने लंबे अंतराल से जुड़े रहे? नहीं तो अंत हुआ ना। नहीं, मैं अगर पहले की बात करूं, क्या आपको लगता है कि जब अमर सिंह थे तब इसलिए पार्टी को नुकसान हुआ? देखिए, अब अतीत में जाने का, अमर सिंह की वजह से हमारी पार्टी का नुकसान हुआ या फायदा हुआ, उसके बजाय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये चाहते हैं कि अपनी आत्मचिंतन, आत्ममंथन करके हमें और क्या क्या करना है जिससे पार्टी मजबूत हो और आगे बढ़े और प्रदेश का विकास हो, आने वाले समय में हमारी सरकार बने। उस पर सोचना हम ज्यादा जरूरी समझते हैं, बजाय इसके कि अमर सिंह ने क्या किया और क्या नहीं किया। वो हमारे लिए अब चर्चा का विषय नहीं रहे हैं। नहीं, नुकसान हुआ उनकी वजह से आप पार्टी को? और पार्टी को अगर नुकसान नहीं होता तो आज हम सरकार में होते। मतलब मानते हैं इस बात को? जरूर। और साफ तौर से अगर हम 2012 विधानसभा चुनावों की चर्चा कर रहे हैं कि उसमें किस तरह से सियासत शुरू हो गई है और अपनी अपनी तरफ से उस एग्जाम को पास करने की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं, फिर से मेरा सवाल, क्या रोड मैप क्या है? जनता तक अपनी बात जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन वो कौन सी ठोस नीतियां होंगी, वो कौन से वायदे होंगे जिसके साथ आप मैदान में उतरेंगे? सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिए जाना होगा, जनता को इसलिए वापस इसको नहीं आने देना है, क्योंकि अगर ऐसी सरकार आ गई तो प्रदेश को तबाही से कोई नहीं रोक सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब पूरी दुनिया में विकास ही एक मुद्दा रह गया है, एक नारा रह गया है, उस समय में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और दमन की सरकार की नीतियां चल रही है, उससे मुक्ति उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस मुक्ति को दिलाने में समाजवादी पार्टी के अलावा जनता के पास कोई और विकल्प नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी संवेदना के साथ। ये बातें बीजेपी भी कह रही है, ये बातें बीजेपी भी कह रही है, ये कांग्रेस। राजनीति में सारी पार्टियों का अधिकार है कहना। बीजेपी ने बहुत सारी बातें कही थी। बीजेपी पैदा ही हुई थी राम मंदिर बनवाने के लिए, पैदा हुई थी राम मंदिर बनवाने के लिए। क्या किया? कथनी और करनी में अंतर नहीं रहे, ये राजनीतिक पार्टियों का सोच होना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कभी कोई फर्क रहा हो। हमने बोला कि हमारे रास्ते मस्जिद नहीं गिरेगी तो नहीं गिरी। कोई और उदाहरण बता दे कि अपनी सरकार गंवाती हो। तो वही बीजेपी के कथनी करनी या समाजवादी पार्टी के कथनी करनी या समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में जो समावेश है उसकी तुलना कहीं और नहीं की जा सकती। जी हाँ, साफ तौर से अब जो है तमाम पार्टियां अपनी तरफ से जोर शोर से कर रही हैं तैयारियां 2012 विधानसभा चुनावों को लेकर। देखने वाली बात यही होगी कि इस जंग में कौन जो है फतेह हासिल करता है, किसकी नीतियां कारगर साबित हो सकती हैं, कौन जो है इस सियासत में और इस शतरंज की बिसात में कामयाब एक खिलाड़ी के रूप में सामने आता है। चलिए राजीव जी, इस तमाम बातचीत आपने आजाद न्यूज से की, तमाम जो सपा के अंदरूनी हालातों को लेकर चर्चा की और आने वाले दिनों में किस तरह से सपा उभरेगी उसको लेकर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।